हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले अपने क्लास 9th के आईटी के अकॉर्डिंग अपने यूनिट 3 यानी कि आईसीटी स्किल्स के एक और नए चैप्टर को लेकर के। आज दोस्तों हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं उसका नाम है अपने पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों, कंप्यूटर हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। एक कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो यूजर से कुछ डेटा का इनपुट करवाती है। उस डेटा को दोस्तों अपने प्रोग्राम अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाती है और देन उसका आउटपुट जो है वो एक पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस पे भेजती है। अगर दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोस्तों एक माइक लगा हुआ है। मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे इस माइक सिस्टम के थ्रू मेरी वॉइस को एक सिस्टम तक भेज रहा है, यानी कंप्यूटर सिस्टम पे जा रहा है। वो डेटा दोस्तों प्रोसेस होगा और प्रोसेस हो जाने के बाद उसका जो आउटपुट है वो हमें कहाँ मिलता है? अपने स्पीकर पे। इसी तरीके से दोस्तों मैं कीबोर्ड से जब कुछ कंटेंट टाइप करता हूं तो उसको आप कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? प्रिंटर पे या फिर अपने मॉनिटर पे। तो जब भी हम अपने डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं वो क्या कहलाता है? अपना इनपुट डिवाइस। और इसी तरीके से दोस्तों वो मशीन जब डेटा को प्रोसेस कर लेती तो उसका एक आउटपुट बनाती है। वो आउटपुट जो होता है वो अपन को कहाँ मिलता है? अपने आउटपुट डिवाइस पे। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने ये लाइन बोली तो आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि आप इनपुट डेटा जो जब भी आप अपने कंप्यूटर में इनपुट करवाते हो तो एक्चुअल में आप अपने डेटा का इनपुट करवाते हो। किसको करवाते हो दोस्तों? डेटा को। तो डेटा जो है वो आपका होता है प्रोसेस, और वो डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद क्या बनती है दोस्तों? इंफॉर्मेशन। तो आज हम इस चैप्टर में यही सारी कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एजेंडा बता देता हूं, आज हम लोग क्या क्या कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के साथ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को लेकर के। इसी टाइप से हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को लेकर के। इसी टाइप से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के जो टाइप है लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी टाइप से हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस है, आपके पास में आउटपुट डिवाइसेस है, या आपके पास प्रोसेसिंग के लिए जो सीपीयू बॉक्स होता है, कैबिनेट होता है, उसके बारे में भी। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अपने कंपोनेंट्स ऑन इन सीपीयू। तो एक सीपीयू के अंदर जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि दोस्तों आपके पास एएलयू होता है, आपके पास में सीयू होता है, आपके पास में दोस्तों टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी स्टोरेज है। वो सारे आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके डेटा को प्रोसेस या स्टोरेज करवाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एक टाइप की मेमोरी होती है रजिस्टर, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अपने कैशे मेमोरी को लेकर के। इसी तरीके से लास्ट में जाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे अपने मेमोरी यूनिट्स को लेकर के। जैसे हम लोग कहते हैं एक बाइट है या एक बिट है या एक किलोबाइट है या एक मेगाबाइट है। ऐसे ही जब आप गीगाबाइट को लेकर के, पेटाबाइट को लेकर के जब बात करते हैं तो वो आपके पास सारी मेमोरी यूनिट्स होती है। इन सभी टॉपिक्स को एक एक करके दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि ये सारे टॉपिक्स आखिर क्या है। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप जो दोस्तों ये इमेज देख रहे हैं बिल्कुल वही है जो मैंने आपसे अभी कहा था। देखिए टॉपिक का नाम क्या? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में दोस्तों बेसिकली अपने पास तीन चीजें ही होती है। एक आपके पास होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा आपके पास होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, और तीसरा आपके पास होता है आउटपुट डिवाइस। देखिए हमारे कंप्यूटर में सब चीजें जो है वो प्रोसेस होती है। जो भी आप कुछ कंटेंट भेजते हैं वो सारा डेटा प्रोसेस होता है। जिन मशीन्स के थ्रू, जिन डेटा के थ्रू आप जब डेटा कुछ भेजते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होने के लिए, उन सभी डिवाइसेस को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। इसी तरीके से दोस्तों वो जब डेटा प्रोसेस हो जाता है तो वो डेटा आपको जहां दिखता है, वो डेटा आपको जहां मिलता है, जैसे कि आपके मॉनिटर पे, जैसे कि आपके स्पीकर पे, जैसे आपके प्रिंटर पे, या आपके पास जो है वो लाइक प्रोजेक्टर हो सकता है, प्लॉटर हो सकता है, वो सारे आपके पास आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस होते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ओसीआर है, ओएमआर है, या आपके पास जो है वो बारकोड रीडर है, बीसीआर, या फिर आपके पास एमआईसीआर हो सकता है, वेब कैमरा हो सकता है, माइक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं। दोस्तों ये क्या करते हैं? कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी कि कुछ डेटा को लेते हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं। अब आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या? दोस्तों एक्चुअल में आपका जो डेटा है वो प्रोसेस कहाँ होता है? आपके सीपीयू के थ्रू। आपके मदरबोर्ड के अंदर एक छोटा सा एक चिप लगा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपना प्रोसेसर। प्रोसेसर जो जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो चिप लगी होती है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा है।
इसलिए दोस्तों हम अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को भी कई बार माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो हम जो है वो डेटा अगर सपोज कीबोर्ड्स के थ्रू कुछ कंटेंट भेजते हैं। आप लोग दोस्तों जानते हैं, आप कई बार जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप अगर पर्टिकुलर कुछ सामान खरीदते हैं तो जब आप बिल बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग जो है वो अपने बार कोड रीडर को लेकर के खड़े होते हैं और जो भी आप दोस्तों जो भी आप चीजें खरीदते हैं तो एक पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू उन डेटा को स्कैन करता है। उस बार कोड के ऊपर जैसे ही दोस्तों लाइट गिरती है, आपने देखा होगा कि वो उस बार कोड के थ्रू जो भी डेटा था उस डेटा को उसने इनपुट किया है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। फिर उसके बाद दोस्तों वो डेटा अपना प्रोसेस होता है उनके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू और फिर उसका आउटपुट जो है आपने देखा होगा मॉनिटर पे भी दिखता है और फिर उसके बाद आप उसको प्रिंट भी लेते हैं। तो कुछ डिवाइसेस आपके पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कुछ डिवाइसेस आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट के थ्रू जब आप यानी कि कोई भी डेटा जब दोस्तों आप इनपुट करवाते हैं तो फिर उसके बाद उस डेटा का एक्चुअल में प्रोसेस किया जाता है। तो हम लोग एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में दोस्तों बोलते भी है जब कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। क्या इनपुट करते हैं दोस्तों? डेटा। एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग यानी कि अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं। देन उसका जो आउटपुट है यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग आउटपुट यूनिट पे या आउटपुट डिवाइस पे सेंड करते हैं। तो कुल मिलाकर के तीन चीजें हैं, बड़ी सिंपल से समझिएगा दोस्तों, इनपुट, आउटपुट और बीच में क्या है आपका प्रोसेस। इनपुट क्या होता है दोस्तों? हमेशा डेटा। आउटपुट पे क्या मिलता है आपको? हमेशा एक इंफॉर्मेशन। इसी डायग्राम को दोस्तों मैं आपको एक बार और समझाना चाहता हूं एक थोड़े अलग तरीके से। देखिए, आप जब अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं तो आप क्या इनपुट करें दोस्तों? यहां पर डेटा। डेटा जहां इनपुट होता है उसको हम लोग यहां पर कहते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स। सपोज आप इसको क्या कह सकते हैं? प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं। जनरल टर्म में दोस्तों हम लोग इसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, आपने यहां से क्या करा? अपने डेटा का इनपुट करा है। डेटा कहां आया दोस्तों? अपने सिस्टम यूनिट के पास। आपके सिस्टम यूनिट में दो ही पार्ट होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी यूनिट और दूसरा आपके पास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पर सीपीयू। आप देख रहे होंगे जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है दोस्तों, यह है मेमोरी यूनिट। इस मेमोरी यूनिट को दोस्तों अगर आप चाहें तो सिंपल टर्म में समझ सकते हैं कि ये आपके पास एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों जब भी आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी डेटा भेजते हैं तो डेटा सबसे पहले आपकी रैम में जाके स्टोर होता है। अब उस डेटा को हमें क्या करना है? प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए दोस्तों वो डेटा आपकी मेमोरी यूनिट से जाता है आपके सीपीयू के पास। ठीक है, तो सीपीयू जो है वो बेसिकली एक टाइप की चिप होती है। इसको अपन कह सकते हैं कि एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म आप जानती होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बेसिकली एक टाइप की चिप होती है, लगभग 2 रुपए के सिक्के जितनी। ठीक है, बहुत छोटी सी एक चिप होती है। आप जानते हैं दोस्तों, आप लोग ये नाम सुनते हैं इंटेल का i3, i5, i7, ये सब अपने आप में एक सीपीयू होता है, अपने आप में एक चिप होती है। कई बार हम लोग उस पूरे बॉक्स को, जिसको हम लोग कैबिनेट बॉक्स कहते हैं, उसको ही हम लोग कई बार सीपीयू कह देते हैं। तो हमारा डेटा जो प्रोसेस होने के लिए आया है वो दोस्तों सबसे पहले कहां गया है? अगर आप यहाँ एक इमेज देख रहे हैं तो दोस्तों कहां आएगा डेटा? सबसे पहले आपकी मेमोरी यूनिट के पास। दोस्तों मेमोरी यूनिट से वो डेटा प्रोसेस होने के लिए कहां जाता है? अपने सीपीयू के पास। अब सीपीयू में देखेंगे तो आप दो बॉक्स हैं, एक आपके पास दोस्तों ये देख रहे होंगे कंट्रोल यूनिट है और दूसरा जो मैंने बॉक्स बनाया उसका नाम है अपने पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोस्तों एक्चुअल में जो डेटा प्रोसेस होता है वो कौन करता है? आपका ALU ही करता है, यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही आपका डेटा प्रोसेस करता है। लेकिन वो मेमोरी से कौन सा डेटा लेकर के आया है, कौन सा डेटा प्रोसेस करवाना है, मेमोरी के किस ब्लॉक में वो डेटा पड़ा है, ये सारे इंफॉर्मेशन, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? ये वाला बॉक्स करता है। इसको अपन क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है दोस्तों? मेमोरी यूनिट से डेटा लेकर के आता है और उसको प्रोसेस करने के लिए कहां भेजता है? अपने ALU के पास। यानी कि सीपीयू के दो पार्ट है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा आएगा प्रोसेस होने के लिए। और फिर जब आप इस डेटा को प्रोसेस करते हो तो दोस्तों प्रोसेस करने के साथ ही आपके सीपीयू के अंदर एक मेमोरी भी होती है जिसको अपन कहते हैं रजिस्टर। याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू मेमोरी को ही हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो सीपीयू मेमोरी के पास अपने आप में खुद की एक मेमोरी होती है, वहां वो इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देता है और फिर दोस्तों वो इंफॉर्मेशन वापस सीयू के थ्रू होते हुए वापस कहां जाती है? अपनी मेमोरी यूनिट के पास ही। तो जो आपने इनपुट किया है वो डेटा आपका रैम में जाता है मेमोरी यूनिट के पास, फिर वो दोस्तों प्रोसेस होने के लिए जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू से दोस्तों वो डेटा वापस प्रोसेस होके कहां आता है? मेमोरी यूनिट के पास। और मेमोरी यूनिट जो है वो एक्चुअल में आपके डेटा को भेजती है आपके
आउटपुट यूनिट यानी कि आपके प्रिंटर पे, आपके मॉनिटर पे या फिर आपके प्रोजेक्टर पे, आपके प्लॉटर पे, जो भी आपके आउटपुट यूनिट्स है उनके ऊपर। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज क्लियर है, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम लोग जब डेटा बनाते हैं, हम लोग जब फाइल्स क्रिएट करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जब मैंने आपको कुछ डेटा या अगर मैंने दोस्तों यहाँ पर जैसे पीपीटी बनाई है, तो मैंने कीबोर्ड से दोस्तों ये टाइप किया होगा, कहीं माउस के थ्रू मैंने ड्रॉ किया होगा, और फिर उसके बाद में जब मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, मुझे लग रहा है सब कुछ फाइनल है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया होगा कि ये जो मेमोरी यूनिट में फाइल थी उसको मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि अपनी हार्ड डिस्क में, अपनी पेन ड्राइव में या कोई दूसरी लाइक सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, उसमें दोस्तों अपनी इस फाइल को मैंने सेव कर लिया है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम हमारी इस फाइल को परमानेंट स्टोर करके रखें। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अपनी इस फाइल को अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपने अपनी पेन ड्राइव में कहीं कोई फाइल स्टोर कर रखी है, तो आप सीधे अपने सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से ही वो डेटा वापस अपनी मेमोरी में लोड करवा सकते हो। तो उस सिचुएशन में आपके पास यहाँ पर इनपुट का जो काम है वो अलग हो गया, यानी इनपुट यूनिट नहीं है। आपका डेटा कहां से इनपुट हो रहा है दोस्तों, सीधा सीधा स्टोरेज यूनिट से, और फिर उसको प्रोसेस करके आप उसको मॉनिटर पे देख सकते हैं। लाइक अगर दोस्तों आप कोई मूवीज देख रहे हैं, तो मूवी आपकी पेन ड्राइव में पड़ी, आप पेन ड्राइव से सीधा उसको यहाँ पर अपने मेमोरी यूनिट में लाके प्रोसेस करा के आप उसको अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो एक डायग्राम है दोस्तों, आपको अच्छे से शायद समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले जो बताने वाला हूं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, वो अपने पास है हार्डवेयर। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में जो चीजें भी देख रहे हैं, लाइक आप कीबोर्ड देखते हैं, आप माउस देखते हैं, आप अपना कैबिनेट बॉक्स देखते हैं, अगर दोस्तों वो बॉक्स भी अगर कभी आप ओपन करके देखते हैं, तो आपने देखा होगा अंदर कहीं जो है वो सपोज की मदरबोर्ड लगा है, मदरबोर्ड पे रैम है, रोम है, आपके पास प्रोसेसर है, एसएमपीएस है, या आपके पास ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस आपके बॉक्स के अंदर भी होते हैं और बाहर भी। लाइक आप दोस्तों कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, या फिर आप जो है प्रिंटर यूज करते हैं, आप जो है वो मॉनिटर को यूज करते हैं। तो बहुत सारे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, या जो प्रोसेसिंग यूनिट है, या दोस्तों जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या हो गया, हार्डवेयर जो है वो इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज, जो यहाँ कुछ लिखे हैं, लाइक आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आपके पास मॉनिटर हैं, आपके पास माउस है। जैसे दोस्तों यहाँ अपने पास जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, या दोस्तों अपने पास में जो स्टोरेज डिवाइसेस है, या ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, स्पीकर है, मदरबोर्ड है, ये सारे के सारे अपने पास में हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं विच कैन बी सीन और टच, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स को लेकर के। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं दोस्तों, हार्डवेयर अपने आप में जो है वो रन नहीं हो सकते, अपने हार्डवेयर को हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने पास क्या होते हैं दोस्तों, बेसिकली प्रोग्राम, और उन प्रोग्राम के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या हो गए, हम अपने कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर। बेसिकली दोस्तों आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स अपने पास कौन से हो जाएंगे, वो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। पहला है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए दोस्तों मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, एक इमेज के थ्रू समझाता हूं। दोस्तों मैं अगर अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे कहीं कोई वेबसाइट चलाना चाह रहा हूं, कहीं कुछ गेम्स खेलना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक वेबसाइट्स को चलाने के लिए मेरे कंप्यूटर पे एक गूगल क्रोम को या मोजिला फायरफॉक्स को, एक पर्टिकुलर ब्राउजर को। तो यहाँ पर जो है अपने पास में, लाइक आप देख सकते हैं, यूजर जो है वो क्या यूज कर रहा है दोस्तों, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। लाइक अगर आप मूवीज वगैरह भी देखते हैं, तो दोस्तों आपको वहां पर जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है। जैसे कि वो आपके पास हो सकता है, यहाँ पर आप वीएलसी प्लेयर को यूज करें, आप मीडिया प्लेयर को यूज करें, या और भी कोई सॉफ्टवेयर को आप यूज करें। तो यूजर जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है।
वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, वो फिर जाकर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं उस काम को करवाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो आपके पास iOS हो सकता है, आपके पास एंड्रॉयड हो सकता है। मैं यहाँ पर दोस्तों अपने कंप्यूटर पे ये आपको डिस्प्ले करके समझा रहा हूं, तो मेरे कंप्यूटर में दोस्तों विंडोज हो सकता है, या लाइनक्स हो सकता है, या मैक हो सकता है। तो ये जो अपने पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर हो सकते हैं, कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर को। लाइक दोस्तों मैं यहाँ पर एक मूवीज देखना चाहता हूं, तो मैं पहले क्या स्टार्ट करूंगा, एक वीएलसी प्लेयर। वीएलसी प्लेयर दोस्तों मेरे हार्ड डिस्क में या मेरे पेन ड्राइव में कहीं कोई मूवी होगी, उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो वो एक्चुअल में विंडोज को या एंड्रॉयड को या मैक को, किसी को भी वो एक यहाँ रिक्वेस्ट करेगा। तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक टाइप का यहाँ कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और वीएलसी अपने आप में यहाँ पर आपके पास एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। फिर वो हार्डवेयर उसको रन करता है, एग्जीक्यूट करवाता है जो भी सिस्टम है, जो सिस्टम यानी कि हार्डवेयर वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो परफॉर्म करता है। उसके बाद हार्डवेयर वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को कहता है, और देन उसके बाद वो यूजर के पास आता है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल और आपको समझा देता हूं। लाइक मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हुए सपोज कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूं, तो यकीन मानिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ये नहीं पता होता है कि हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कैसी है, या हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन सा है, या हमारे कंप्यूटर में मेमोरी है या नहीं है। दोस्तों वो केवल एक रिक्वेस्ट करता है अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक फाइल क्रिएट करता है या ओपन करवाता है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। तो वर्ड सिर्फ रिक्वेस्ट करता है विंडोज को, विंडोज वो रिक्वेस्ट पूरी करता है। तो यूजर एप्लीकेशन यूज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट करते हैं, वो हार्डवेयर को कहता है, हार्डवेयर वापस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वापस यूजर को। तो इस टाइप से आपके पास ये जो टॉपिक है वो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में जैसे मैंने कहा था कुछ इनपुट यूनिट होते हैं, कुछ आपके पास आउटपुट यूनिट होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। तो हम बात करते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब ऐसे डिवाइसेस जो डेटा को इनपुट करवाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, या आपके पास और भी ऐसे डिवाइसेस हो सकते हैं। तो एनी डिवाइस which can be attached to a computer system which can gather data from the real world so that it can be processed। इसी टाइप से हम बात करेंगे अपने आउटपुट यूनिट को लेकर के। आउटपुट यूनिट क्या होती है? एनी डिवाइसेस यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अदर डिवाइसेस और यूजर। तो यहाँ जो कंप्यूटर जो है, पर्टिकुलर एक कंप्यूटर सिस्टम जब डेटा भेजता है आउटपुट यूनिट के पास किसी भी दूसरे डिवाइसेस के पास में, तो वो आपके पास एक टाइप का आउटपुट यूनिट हो सकता है। एक इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, कुछ डेटा आपके पास या कुछ डिवाइसेस जो है वो आपके पास इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं, और कुछ इनका कॉम्बो भी हो सकता है। लाइक अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, अपने पास माइक है, वेब कैमरा है, माउस है, स्टाइलस है, कीबोर्ड है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। जबकि अपने पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास दोस्तों ईयरफोन है, स्पीकर है, या आपके पास में प्रिंटर है, मॉनिटर है। जबकि कुछ डिवाइसेस दोस्तों इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। ऐसे ही थर्ड जो अपने पास है लास्ट, वो अपन बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। तो सीपीयू क्या हो गया? अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर, या आप इसको मेन प्रोसेसर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको जस्ट अ प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस कंप्राइजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। द सीपीयू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। तो जो भी दोस्तों इनपुट हुआ है, जो आउटपुट जाना है, उसके बीच में क्या क्या लॉजिक्स लगने हैं, क्या अर्थमेटिक और ऑपरेशंस जो आपके होने हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस होने हैं, इनकी जो कंट्रोलिंग का काम है, वो सारा काम यहाँ पर अपना ये प्रोसेसर यानी कि आपका सीपीयू करता है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे कि कंपोनेंट्स इन अ सीपीयू, एक सीपीयू में कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो दोस्तों इमेजेस में देख सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो ये आपके पास अपने आप में एक मदरबोर्ड है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस दिख रहे हैं जो इस मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं।
जैसे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं वायरलेस आपके पास में एंटेना हो सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके पास में हार्ड डिस्क हो सकती है, डीवीडी राइटर हो सकता है, आपके पास में यहाँ पर इस टाइप से हार्ड डिस्क हो गई, या आपके पास में जो है वो पावर सप्लाई करने के लिए एसएमपीएस हो सकता है, रैम हो सकती है, प्रोसेसर हो सकता है, रोम हो सकता है। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आपके पास होते हैं। इसी तरीके से आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अपने पास आता है सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट था सीपीयू का, जिसको मैंने कहा था आपको अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दोस्तों यही अपने आप में एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा कह सकते हैं कंपोनेंट होता है आपके सीपीयू का, एक ऐसा पोर्शन कह सकते हैं जो आपके डेटा को यहाँ पर जो है वो प्रोसेस करता है। तो ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब होता है दोस्तों कैलकुलेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीजें। और लॉजिकल जो आपके पास ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम कह सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वलिटी या फिर नॉट इक्वलिटी। तो दोस्तों एक्चुअल में हमारा कंप्यूटर केवल नंबर्स पे काम करता है, और वो जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर। तो हमारा कंप्यूटर दोस्तों केवल 1 और 0 को ही यूज करता है, इसी के ऊपर सारे ऑपरेशंस होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो केवल इलेक्ट्रिक पल्स को ही, यानी कि इलेक्ट्रिक पल्स यानी कि 1 और 0, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक बिट्स को ही, या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक की पल्स को ही यहाँ पर रीड और राइट कर सकता है, उसी को स्टोर कर सकता है, उसी को प्रोसेस कर सकता है। तो हमारा कंप्यूटर जो है वो बेसिकली यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो टास्क होते हैं उनको ही यहाँ परफॉर्म करता है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास आएगा सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। दोस्तों सीयू यानी कि मैंने आपको बताया था जब अपन जो इमेज डिस्कस कर रहे थे कि जो मेमोरी से जो डेटा आता है, कौन सा डेटा आया है, कितना डेटा आया है, कौन सा डेटा प्रोसेस होगा, वो सारा मैनेजमेंट जो है वो सीयू का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। अब दोस्तों कौन सा डेटा प्रोसेस हो गया है और कौन से डेटा को प्रोसेस करने के बाद भेजना है, किस डेटा को वापस लेके आना है, ये सारा काम यहाँ पर अपने कंट्रोल यूनिट का होता है। और थर्ड अपने पास होता है मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू। एक्चुअल में जब भी आप इनपुट करते हैं तो वो डेटा आपका मेमोरी यूनिट में आता है, वहां से डेटा सीयू के पास, सीयू डेटा भेजता है एएलयू के पास, एएलयू दोस्तों वापस प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट कहां भेजता है, सीयू के पास, और सीयू से वो इंफॉर्मेशन वापस कहां जाती है, मेमोरी यूनिट के पास। मेमोरी यूनिट से ही दोस्तों फाइनली आपके आउटपुट पे कंटेंट भेजा जाता है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास रजिस्टर्स। तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर्स क्या होता है। रजिस्टर्स जो है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे स्मॉलेस्ट डेटा जो आप स्टोर कर सकते हैं दोस्तों वो रजिस्टर में, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत कम। और अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो आपके पास होती है दोस्तों वो होती है रजिस्टर। ये रजिस्टर्स जो है वो अपने आप में एक सीपीयू मेमोरी होती है, यानी कि जब भी हम अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस होकर सबसे पहले वो डेटा या इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर्स में ही स्टोर होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों आपके पास आएगा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है दोस्तों, जहां आप अपने डेटा को और अपनी इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशंस आप चाहें तो परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं और चाहें तो टेम्परेरी भी कर सकते हैं। टेम्परेरी डेटा अपन स्टोर करना चाहते हैं, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन अगर अपन स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं अपने रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम को, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर ये जो चिप देख रहे हैं ये अपने आप में क्या है, अपने आप में रैम है, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें और दिख रही है, जैसे पीछे आपको प्रोसेसर के ऊपर का फैन दिख रहा होगा, सीपीयू फैन। तो ये जो ग्रीन कलर की आप जो चिप देख रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, रैम, ठीक है, जो मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होता है। और मदरबोर्ड पे दोस्तों जो भी चिप लगती है उसको अपन डॉटर बोर्ड भी बोलते हैं ना। मदरबोर्ड के ऊपर जो कनेक्ट करने वाली जो चिप होती है, जैसे कि आपके पास साउंड कार्ड हो सकता है, आपके पास ग्राफिक कार्ड हो सकता है, आपके पास इथरनेट कार्ड हो सकता है, या आपके पास रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी अपने आप में एक चिप है। इसको अपन चाहें तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, डॉटर कार्ड, ठीक है। एक मदरबोर्ड हो गया, एक टाइप का डॉटर बोर्ड हो गया। यहां अगर देखेंगे तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था मेमोरी आपके पास दो टाइप की होती है, एक जिसको हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी, या अपन कह सकते हैं इंटरनल मेमोरी, या अपन कह सकते हैं दोस्तों प्राइमरी मेमोरी। ये इस टाइप की मेमोरी होती है दोस्तों जो कंप्यूटर चलाने से पहले, यानी कंप्यूटर स्टार्ट इसके बिना हो ही नहीं सकता, बिना प्राइमरी मेमोरी के नहीं चल सकता, बिना इंटरनल मतलब दोस्तों ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड होती है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनल मेमोरी कहते हैं।
और बाकी जो दूसरी मेमोरी होगी, जिसको मैं अभी आगे चलते हुए आपको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहूंगा, तो एक्सटर्नल मेमोरी वो होती है जो मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड नहीं होती है, हालांकि कनेक्टेड तो होती है, बट वो लगाते कहाँ है दोस्तों, जैसे यहाँ देख लो रैम कहाँ लगी है दोस्तों, मदरबोर्ड के ऊपर। ऐसे ही एक रोम भी होती है, एक टाइप की मेमोरी है, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच्ड होती है। तो ऐसी मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट है उसको इंटरनल मेमोरी कहेंगे, क्योंकि दोस्तों मेन काम जो है वो इनके थ्रू ही होता है, तो अपन इनको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, और बिना इनके कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए अपन इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर जो है वो अलग अलग टाइप की मेमोरी हो सकती है। जैसे एक है आपके पास रैम। रैम मतलब दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है वो एक टाइप की वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब दोस्तों इस टाइप की मेमोरी में जब आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं और अचानक से दोस्तों कंप्यूटर बंद हो जाता है, या अगर आप भी बंद करते हैं, तो इसके अंदर जो भी डेटा है वो फाइनली आपका डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों कई बार जब आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद करते हैं तो वो फाइल आपकी एक्चुअल में आपके रैम के अंदर पड़ी है, अपडेटेड है, वो आपसे पूछता है कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। आप जो भी डेटा इनपुट करते हैं या डेटा आपको जो भी आउटपुट पे जा रहा होता है, उससे पहले जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, आपकी रैम के अंदर। रैम जो है वो दोस्तों आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास है रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों रोम अपने आप में एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो बायोस है वो अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होता है, और दोस्तों बायोस की वजह से ही हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जो हम कहते हैं कि अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को बूट कर रहे हैं, तो बूट करवाने के लिए दोस्तों जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बायोस। और वो बायोस किस में लगा होता है, अपने रोम के अंदर। इसलिए रोम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों रैम ही अपने आप में एक ऐसी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। बाकी सभी मेमोरी अपने आप में परमानेंट होती है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें दोस्तों टाइप्स ऑफ रैम को लेकर के, तो रैम अलग अलग टाइप की होती है। जैसे दोस्तों कुछ नाम है, फुल फॉर्म जान ले, बहुत है। जैसे डी रैम है, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम। या फिर आपके पास एस रैम भी होती है, जिसको अपन बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों स्टैटिक मेमोरी जो आपके पास होती है वो थोड़ी स्लोएस्ट होती है, ठीक है। इसको मैं ये कह सकता हूं, एक आपके पास हो गई डी रैम और एक आपके पास हो गई एस रैम। देखिए डायनामिक रैम जो है, ठीक है, डायनामिक रैम जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, जबकि फास्ट अगर अपन बात करें तो आपके पास एस रैम होती है। देखिए जब डेटा अपने पास आता है और वो डेटा काफी टाइम तक पड़ा रहेगा तो डेटा इजीली एक्सेसिबल हो सकता है, जबकि डायनामिक रैम में क्या होता है, डेटा जो है वो बहुत जल्दी रिफ्रेश होता रहता है, रिफ्रेश रेट इसकी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये थोड़ा स्लोएस्ट टाइप की मेमोरी होती है। तो एस रैम फास्ट है, डी रैम स्लो है। इसी टाइप से आपके पास एक और होता है जिसको अपन कहते हैं एस डी रैम। एस डी रैम जो है उसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, वो है आपके पास सिंक्रोनस डायनामिक मेमोरी, ठीक है, सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये सिंक्रोनस होती है। कुल मिलाकर के दोस्तों आपके पास रैम जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि एक आपके पास है डी रैम, दूसरा आपके पास है एस डी रैम, थर्ड आपके पास है एस डी यानी कि डी रैम एस रैम, ठीक है, डी रैम है, एस रैम है, एस डी रैम है, और लास्ट है डीडीआर। डीडीआर मतलब डबल डेटा रेट आपके पास है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास डेंसिटी जो है वो डबल होगी, तो इसमें आपका डेटा स्टोरेज की जो कैपेसिटी वो थोड़ी ज्यादा होती है। इसी टाइप से दोस्तों अगर अपन बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला वो है रोम। रोम क्या होता है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि इस टाइप की मेमोरी के अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अलग अलग टाइप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे। दोस्तों एक है पी रोम। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसके अंदर आपने जो प्रोग्राम एक बार डाल दिया यानी कि जो बायोस एक बार डाल दिया दोस्तों, फिर आप इसको कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, आप कभी भी इसको अपडेट नहीं कर सकते, कभी भी आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो इस टाइप की जो रोम होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपके पास एक और टाइप की रोम होती है जिसको अपन बोलते हैं ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है, फुल फॉर्म तो वही हो गई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन ई का मतलब है इरेजेबल। दोस्तों आप इसको एक्चुअल में इरेज भी कर सकते हो और बर्नर के थ्रू आप इसमें वापस से एक नया बायोस सॉफ्टवेयर इंसर्ट भी
कर सकते हो। लेकिन ये जो इरेज होता है दोस्तों वो होता है यूवी के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू होता है, यानी कि पराबैंगनी किरणों के थ्रू आप इसको जो है वो इरेज कर सकते हैं और फिर इसमें वापस नया बायोस आप इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों लास्ट आपके पास होता है जिसको अपन कहते हैं ईईपी रोम, यानी कि ये जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेज होता है। इरेज तो दोनों ही हो रहे हैं, पहले वाले में दोस्तों इरेज किसके थ्रू हो रहा था, आपके पास अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज के थ्रू, जबकि इस वाले में आप इलेक्ट्रिकली आप इसको जो है वो इरेज कर सकते हैं और फिर इसमें नया बायोस आप डाल सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपके पास एक टाइप का रोम और होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है वो हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जैसे आप मेमोरी कार्ड वगैरह यूज करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक टाइप का रोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैश मेमोरी। अरे दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास आता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, कैशे मेमोरी अगर आप इमेज में देखें तो आप समझ पाएंगे दोस्तों, आपके पास जो सीपीयू है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जबकि जो रैम है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो एक्चुअल में डेटा कहाँ आता है, अपनी रैम में आता है, मैंने आपसे कहा था, और वो डेटा प्रोसेस होने के लिए कहाँ जाता है, अपने सीपीयू के पास। तो रैम से जब डेटा सीपीयू के पास जाएगा तो सीपीयू तो स्लो, क्योंकि वैसे बहुत फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि जब रैम से डेटा स्लो आ रहा है तो सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। इसलिए हमारे रैम और सीपीयू के बीच में एक टाइप की और मेमोरी को यहाँ यूज किया जाता है, इसको अपन कहते हैं कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या करता है, रैम से डेटा लेकर के आता है और रैम से वो डेटा आगे सीपीयू के पास भेजता है। तो इन दोनों के बीच में एक टाइप का कह सकते हैं कनेक्टर होता है जिसको अपन क्या कह सकते हैं, कैशे मेमोरी। ये अपने कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करने के लिए ही यूज लिया जाता है। तो कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। इट होल्ड frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed। याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू हमेशा डेटा कहां से लेके आता है, हमेशा कैशे मेमोरी से। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अपने पास यहाँ आएगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यानी कि जब हम अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं तो दोस्तों कितना डेटा स्टोर किया उसको हम कैसे नापते हैं, कैसे हम लोग यहाँ उसको मेजर कर सकते हैं। तो मेमोरी यूनिट में अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो कंप्यूटर दोस्तों वो केवल इलेक्ट्रिक पल्स को ही रीड या राइट करता है या उसी को स्टोर या प्रोसेस करता है। तो हमारे कंप्यूटर में केवल 1 या 0 ही स्टोर, रीड, प्रोसेस सब कुछ होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें केवल एक नंबर के बारे में जो या तो 1 है या 0 है, तो वो अपने आप में क्या है, बाइनरी डिजिट है। और बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने कंप्यूटर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिट, यानी कि अ बिट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट टू मेजर। अब देखिए, अ बिट कैन हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू आउट ऑफ 0 एंड 1। अब देखिए इसी तरीके से दोस्तों जब हम बात करते हैं बिट के बारे में तो कई बार हम लोग 4 बिट को कैलकुलेट करते हैं। 4 बिट लाइक 1001, 4 बिट है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, निब्बल। ऐसे ही दोस्तों जब आप 8 बिट लेते हैं, 8 अलग अलग बिट है लाइक 1000010 इस टाइप से, तो ये आपके पास कहलाएगा दोस्तों बाइट। बाइट क्या हो गया, इट इज द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डेटा, इट कंसिस्ट 8 बिट। 8 बिट को अपन क्या बोल सकते हैं, बाइट। ऐसे ही आपके पास आता है किलोबाइट। किलोबाइट में क्या होता है दोस्तों, 1024 बाइट का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जब अपन अपने कंप्यूटर में 1024 बाइट्स को स्टोर करते हैं तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, किलोबाइट। इसी टाइप से 1024 किलोबाइट को अपन कह सकते हैं 1 मेगाबाइट, और ऐसे ही 1024 मेगाबाइट को हम लोग कह सकते हैं गीगाबाइट। अभी दोस्तों हम लोग कमर्शियल मार्केट में देखें तो अपने पास चल रहा है टेराबाइट, यानी कि 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट को अपन कह सकते हैं 1 टेराबाइट। और इसी टाइप से दोस्तों जो 1024 टेराबाइट होता है उसको हम लोग यहाँ कह सकते हैं पेटाबाइट। तो कमर्शियल मार्केट में आपके पास जो है वो टेराबाइट चल रहा है, तो हम कह सकते हैं 1024 टेराबाइट इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने अपने चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो आप जरूर मुझे लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कहीं कोई भी डाउट होते हैं तो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।